हाय एवरीवन, मैं हूं मरियम खान, फाइनेंशियल एडवाइजर और पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यानी कि IC 01 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो है हमारा रिस्क, पेरिल्स एंड हैजार्ड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास इंश्योरेंस रिलेटेड और भी अपडेटेड जानकारियाँ आती रहें और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस की और भी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके पास आता रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंश्योरेबल रिस्क से। रिस्क के दो टाइप हैं, एक है प्योर रिस्क और दूसरा है स्पेकुलेटिव, जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ प्योर रिस्क को ही कवर करती हैं और स्पेकुलेटिव रिस्क को कवर नहीं करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सारे प्योर रिस्क कवर्ड होते हैं? तो ऐसा नहीं है, सारे प्योर रिस्क भी इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं करती हैं। लेट्स सपोज एक बार से होने वाला लॉस भी एक पूरा प्योर रिस्क है, पर इंश्योरेंस कंपनियां उस रिस्क को कवर नहीं करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेबल रिस्क क्या है, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से रिस्क को इंश्योर किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे अब इंश्योरेबल रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक की। इंश्योरेबल रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी कि एक रूपता। इंश्योरेंस में एक टाइप के रिस्क को एक ही ग्रुप में रखा जाता है ताकि उससे होने वाले लॉस का एक एग्जैक्ट एस्टिमेशन किया जा सके, क्योंकि अलग अलग टाइप के रिस्क का अलग अलग टाइप के लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दो पर्सन हैं, राम और श्याम, और दोनों के पास ही सेम मॉडल की कार है। राम एक डॉक्टर है और श्याम एक टैक्सी ड्राइवर है। राम अपनी कार का यूज सिर्फ अपने हॉस्पिटल जाने और आने के लिए यूज करता है, तो यहाँ पर रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और जो श्याम है वो एक टैक्सी ड्राइवर है और दिन में वो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो श्याम के केस में रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये दोनों ही रिस्क होमोजीनियस नहीं है। अगर इन दोनों रिस्क को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा तो ये एक एडवर्स सिलेक्शन का कारण बनता है। और प्रीवियस चैप्टर में हमने लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ा था, तो इंश्योरेंस में होमोजीनियस और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइप के रिस्क को एक ही ग्रुप में रखने से फ्यूचर के लॉस का एक एस्टिमेशन एक्यूरेट लिया जा सकता है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी कैलकुलेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस सिर्फ फाइनेंशियल लॉस को ही कवर करती है, इनका सेंटिमेंटल लॉस, साइकोलॉजिकल लॉस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमोशनल लॉस, सेंटिमेंटल लॉस बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं और इनको क्वांटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, साथ ही ये ट्रेडेबल भी नहीं होते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इकोनॉमिक लॉस को ही कवर करती हैं, पर उससे होने वाला इमोशनल लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं कर सकती है, क्योंकि हर चीज को मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है इंडिपेंडेंस अमंग एक्सपोजर यूनिट्स। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को समझते वक्त हमने सीखा कि इवेंट या ट्रायल रैंडम होने चाहिए, मतलब उनका आउटकम सिर्फ चांस पर डिपेंड करे और दूसरे इवेंट्स के आउटकम से इंडिपेंडेंट हो। फ्यूचर के इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज तभी सही एस्टिमेट हो सकते हैं जब वो रैंडम हो और एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर इवेंट या एक्सपोजर इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो एक एक्सपोजर का लॉस दूसरे को ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस पूल के अंदर मल्टीपल लॉसेस हो सकते हैं। ऐसे केसेस में एग्रीगेशन ऑफ लॉसेस पूल की कैपेसिटी से ज़्यादा हो सकता है और फाइनेंशियल स्ट्रेन का कारण बन सकता है। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस हर रिस्क के बीच अचीव करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। जैसे एक मटेरियल डैमेज पॉलिसी के लॉसेस एक बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी लॉस होने से ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं। इसी तरह एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट व्हीकल डैमेज के साथ साथ पैसेंजर्स या थर्ड पार्टीज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ रिस्क कैसे होता है? तो कभी कभी मल्टीपल लॉसेस हो सकते हैं प्रॉक्सिमिटी या इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से, चाहे एक्सपोजर्स इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो। जैसे एक बिल्डिंग में आग लगी, आग पास के यूनिट तक फैल सकती है और एडिशनल लॉसेस हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन ट्रेड और बिजनेस ऑपरेशन में नेचुरली होती हैं और हमेशा अवॉइड नहीं किया जा सकता है, पर ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज होता है। अब यहाँ पर इंश्योरर का क्या रोल होता है? इंश्योरेंस पूल के रिस्क इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसमें पहला होगा इंटरडिपेंडेंट रिस्क, जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए
जो लॉस एस्केलेट कर सकते हैं, और दूसरा है रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद रेमेडियल मेजर्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, जैसे लॉस का टाइम, प्लेस, अमाउंट और कारण का पता होना चाहिए। अगर इन एस्पेक्ट्स में से कोई भी इनडिटर्मिनेट हो तो ऐसे रिस्क को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। और इंश्योरेबल रिस्क का चौथा कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्चुइटस इवेंट्स, यानी कि अचानक से होने वाली घटनाएं। तो इंश्योरेंस में अनफॉर्चूनेट, अनएक्सपेक्टेड और एक्सीडेंटल केसेस को ही कवर किया जाता है। अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसे इंश्योरेंस में कवर नहीं किया जाता है, और अगर एक्सपेक्टेड लॉस को कवर कर भी लिया जाता है तो वो एक टर्म एंड कंडीशन के अंदर कवर होते हैं, प्लस उनसे ज़्यादा ही प्रीमियम चार्ज किया जाता है जो पॉलिसी होल्डर अफोर्ड नहीं कर पाते, और ऐसी पॉलिसी को कोई बाय नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि फॉर्चुइटस इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस सिर्फ उन इवेंट्स को कवर करता है जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होती है। प्रोबेबिलिटी जितनी 0 के पास होगी उतना इंश्योरर के लिए अच्छा होगा। अगर लॉस डिफाइन हो, यानी कि श्योर हो कि लॉस होना ही है, तो इंश्योरेंस का पर्पस ही फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है और एंडोमेंट इंश्योरेंस फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ये जनरली 1 साल के लिए होती है। लॉस का एग्जैक्ट टाइम डिटरमाइन करना भी जरूरी होता है। लॉस की एडमिसिबिलिटी यानी कि एक्सेप्टेंस डिटरमाइन करने के लिए उसका एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। अगर डेट अनसर्टेन है तो डिस्प्यूट हो सकता है कि लॉस इंश्योरेंस कवरेज पीरियड के अंदर हुआ है या नहीं। इसी वजह से ग्रेजुअली डेवलपिंग फ्लो जैसे धीरे धीरे होने वाले लॉसेस कवर नहीं होते हैं, क्योंकि उनका एग्जैक्ट टाइम अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इन मॉनेटरी टर्म्स, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इन मॉनेटरी टर्म्स। वैसे तो ह्यूमन लाइफ का एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट वर्थ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, पर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं जिसके थ्रू ह्यूमन लाइफ का एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, जिसमें एज, उनका एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी वर्थ को कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये फैक्टर्स लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका लॉस शुड बी डिफाइंड इन टाइम, प्लेस, अमाउंट एंड कॉस्ट। इंश्योरेंस में लॉस का टाइम, कारण, अमाउंट और प्लेस का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर इन चीज़ों में क्लैरिटी नहीं होती है तो इससे क्लेम प्रोसेस में बहुत मुश्किलें आती हैं। इसलिए इन सारे फैक्टर का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी कि आर्थिक संभावना। इंश्योरेंस के लिए रिस्क इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इट मीन्स एक एडिकेट एक्सपोजर्स होना जरूरी है। मार्केट में बायर्स होने चाहिए जो ऑफर रेट पर पॉलिसी ले सकें। कुछ रिस्क इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होते हैं, जैसे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। अगर किसी रिस्क का लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा है तो प्रीमियम भी बहुत हाई होगा। हाई प्रीमियम होने की वजह से बायर्स का नंबर कम हो जाता है और पॉलिसी फिजिबल नहीं होती है। दूसरा रीज़न है हाई फ्रीक्वेंसी और लो सिवियरिटी रिस्क। कुछ रिस्क फ्रीक्वेंटली होते हैं लेकिन लॉसेस माइनर होते हैं, यानी कि उनकी लो सिवियरिटी है। फॉर एग्जांपल, छोटे छोटे नुकसान जैसे स्क्रैचेस या माइनर रिपेयर्स। ऐसे केसेस में लॉस का कॉस्ट एक्सेस करना, क्लेम प्रोसेस करना और सेटलमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्लेम्स एडमिनिस्ट्रेशन का हाई कॉस्ट इन रिस्क को इकोनॉमिकली इनफिजिबल बना देता है। और तीसरा रीज़न है इसमें यूनिक रिस्क। कभी कभी कस्टमर्स अपने यूनिक रिस्क इंश्योर करवाना चाहते हैं, लेकिन यूनिक रिस्क के लिए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एक्सपोजर्स नहीं होते हैं। इस वजह से ऐसे यूनिक रिस्क के लिए कवर डिज़ाइन करना फिजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन करना एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें टाइम, पैसा और एफर्ट लगता है एक प्रोडक्ट को डेवलप और प्रमोट करने के लिए। इसी वजह से एक इंश्योरेबल रिस्क को इकोनॉमिकली फिजिबल होना जरूरी है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के प्रिंसिपल की बात करें तो
इसमें प्रीमियम कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। मार्केट में सेम रिस्क के लार्ज नंबर्स होने चाहिए। पॉलिसी के टर्म एंड कंडीशन इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए और रिस्क को इंश्योर करने के लिए एक अच्छा मार्केट अवेलेबल होना चाहिए और पॉलिसी सिंपल और इजी टू यूज होनी चाहिए। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, लॉस शुड नॉट बी कैटास्ट्रोफिक इन नेचर। कैटास्ट्रोफिक भी एक पेरिल्स है जो इतना बड़ा और इतना वाइड स्प्रेड होता है जिसको कंपनसेट कर पाना इंश्योरेंस कंपनी की कैपेसिटी से बाहर होता है। कैटास्ट्रोफिक लॉसेस के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर वार है। कैटास्ट्रोफिक लॉसेस की बात करें तो इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक वार लॉस और दूसरा है न्यूक्लियर लॉस। वार लॉस युद्ध के कारण होने वाले लॉसेस वाइड स्प्रेड और बहुत हैवी होते हैं और न्यूक्लियर पेरिल्स में न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के कारण होने वाले लॉसेस भी एक बड़े स्केल पर होते हैं जिसे इंश्योरेंस कवर के बाहर रखा जाता है। रिस्क और पेरिल का अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिस्क की बात करें यानी कि जहां पर लॉस की पॉसिबिलिटी है तो वो है प्रॉपर्टी। लॉस का असली कारण होगा आग और संबंधित खतरे। प्रॉपर्टी है बर्गलरी हो सकता है यानी कि चोरी या डाका। प्रॉपर्टी है मशीनरी ब्रेकडाउन हो सकती है। लाइफ है तो इलनेस एंड एक्सीडेंट है। हेल्थ है तो इलनेस एंड एक्सीडेंट हो सकता है और लायबिलिटी है कोई तो नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है। और अगर एक समरी के थ्रू देखें तो रिस्क वो होता है जो लॉस की पॉसिबिलिटी होती है और पेरिल्स वो होता है जो लॉस का असली कारण होता है और हैजार्ड वो होता है जो लॉस को बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पेरिल्स एंड रिस्क। तो सबसे पहले हम पेरिल की यानी कि नुकसान के कारण की बात करें तो जब किसी रिस्क को कवर करना होता है तो उसके पॉसिबल लॉसेस को समझना जरूरी है। लॉसेस कभी भी रिस्क की वजह से डायरेक्टली नहीं होते हैं। रिस्क सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। लॉस का असली कारण हमेशा पेरिल्स होते हैं। पेरिल्स क्या है? पेरिल्स वो चीज़ है जो एक घटना है या लॉस का कारण बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का फाइनेंशियल लॉस होने की पॉसिबिलिटी एक रिस्क कहलाएगी, लेकिन बिल्डिंग के लॉस का असली कारण यहाँ पर आग है, बाढ़ है और अर्थक्वेक जैसे पेरिल्स हो सकते हैं। पेरिल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें है फायर, फ्लड, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, बश फायर, एयरक्राफ्ट डैमेज, एक्सप्लोजन, राइट स्ट्राइक एंड सिविल कमोशन, मैलिशियस डैमेज, वार, न्यूक्लियर अटैक्स एंड टेररिज्म। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है और भी पेरिल्स हो सकते हैं जो लॉस का कारण बन सकती है। अगर हम टाइप ऑफ पॉलिसी बेस्ड ऑन पेरिल्स की बात करें तो पेरिल्स के बेस पर दो टाइप की पॉलिसी होती हैं। एक होती है नेम्ड पेरिल्स पॉलिसी और दूसरी होती है ऑल रिस्क पॉलिसी। नेम्ड पेरिल पॉलिसीज में सिर्फ वही रिस्क और वही पेरिल्स को कवर किया जाता है जो पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन होती हैं और डिफाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल फायर पॉलिसी में सिर्फ फायर से रिलेटेड लॉसेस को ही कवर किया जाएगा, उसमें अर्थक्वेक या वार से रिलेटेड कोई भी लॉस को कवर नहीं किया जाएगा। और ऑल रिस्क पॉलिसीज में ये सारे ही रिस्क को कवर करती हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियर पेरिल्स को। अब हम बात करेंगे हैजार्ड्स की। तो हमने पहले ही बात किया था, हैजार्ड्स वो होते हैं जो पेरिल्स को बढ़ाने का काम करते हैं यानी कि लॉस को बढ़ाने का काम करते हैं। हैजार्ड्स वो होते हैं जो लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं और लॉस का अमाउंट बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का लेते हैं जिसमें एक बिल्डिंग वुड से बनी हुई है। तो अगर फायर पॉलिसी है तो वुडन कंस्ट्रक्शन एक हैजार्ड है क्योंकि ये आग लगने की प्रोबेबिलिटी और अमाउंट दोनों को ही इंक्रीज करते हैं। और अगर हम फ्लड का एग्जांपल लेते हैं तो दो बिल्डिंग हैं जिसमें एक बिल्डिंग नदी से दूर है और एक बिल्डिंग नदी से पास में है। तो अगर फ्लड पॉलिसी है तो प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज यानी कि नदी के पास होना एक हैजार्ड है। और एक समरी के थ्रू देखें, अगर रिस्क, पेरिल्स और हैजार्ड्स का एक वन लाइनर डेफिनेशन देखें, रिस्क लॉस होने की संभावना होती है यानी कि लॉस होने की पॉसिबिलिटी रिस्क कहलाती है और पेरिल्स लॉस के होने का कारण है यानी कि कॉज ऑफ लॉस है। और हैजार्ड्स तो वो कंडीशंस जो लॉस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाती है वो हैजार्ड्स कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे कि हैजार्ड्स का रिस्क क्लासिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हैजार्ड रिस्क क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन का बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है जो एक इंश्योरर को अलाउ करता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और रिस्क के बेस पर प्रीमियम डिसाइड करने के लिए। तो रिस्क क्लासिफिकेशन की
क्यों जरूरत होती है। तो पहला है रेटिंग के लिए। तो रिस्क को क्लासिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सारे रिस्क को उनके पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप में रखा जाए। दूसरा ये हेल्प करता है अंडरराइटिंग में। अंडरराइटिंग एक प्रोसेस है जो इवैल्यूएट करता है कि कौन से रिस्क को एक्सेप्ट करना है और कौन से रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करना है, और अगर कोई रिस्क को एक्सेप्ट करना भी है तो किस टर्म एंड कंडीशन पर और कितना प्रीमियम उनसे चार्ज किया जाना चाहिए। रिस्क क्लासिफिकेशन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे अंडरराइटर्स को अलग अलग रिस्क का क्विकली डिसीजन लेना आसान हो जाता है बिना हर रिस्क को इंडिविजुअली इवैल्यूएट किए। और तीसरा है रिस्क फीचर्स का स्टडी। रिस्क डायनेमिक होते हैं और एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ उनके फीचर्स बदलते हैं। एक अच्छा रिस्क क्लासिफिकेशन सिस्टम रिस्क के चेंजिंग फीचर को ट्रैक करने और रेटिंग वेरिएबल्स को अपडेट करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिस्क क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। तो रिस्क क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जो सिमिलर रिस्क वालों को एक सिमिलर ग्रुप में रखा जाता है। अब उनको क्लासिफाई किस बेस पे किया जाता है, तो सबसे पहला है उनको हैजार्ड्स के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो दूसरा बेस है हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई और समझना। किसी भी रिस्क के लिए हैजार्ड्स को पहचानना और समझना रिस्क क्लासिफिकेशन का पहला स्टेप है। पास्ट लॉस एक्सपीरियंस को केयरफुली स्टडी किया जाता है कि कौन सा पेरिल लॉस का कारण बना, कौन सा हैजार्ड लॉस के वक्त प्रेजेंट था। हैजार्ड के एनालिसिस से सिर्फ रेलिवेंट हैजार्ड को कंसीडर किया जाता है क्योंकि बहुत सारे हैजार्ड्स इंक्लूड करने से क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो रिस्क क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला फैक्टर है एक्चुरियल फैक्टर। रिस्क क्लासिफिकेशन के फैक्टर जो लॉस प्रोबेबिलिटी से जुड़े होते हैं वो है, पहला है रिलेशनशिप विद लॉस प्रोबेबिलिटीज, यानी कि जिस फीचर के बेस पर रिस्क क्लासिफाई होते हैं उनका लॉस प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर किसी फीचर का लॉस प्रोबेबिलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो उस फीचर को क्लासिफिकेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योर्ड की एजुकेशन लेवल को नहीं देखा जाता क्योंकि इसका डेथ रेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंश्योर्ड की एज का डेथ रेट के साथ एक डिफाइंड रिलेशनशिप है, इसलिए लाइफ रिस्क को प्रपोजर की एज के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा फैक्टर है होमोजीनियटी। जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था, होमोजीनियस रिस्क होने चाहिए एक क्लास में। अगर रिस्क हेट्रोजीनियस हैं तो सभी को एक क्लास में रखना गलत होगा और इससे बैड रिस्क को भी गुड रिस्क के बराबर प्राइस मिल जाता है जो एडवर्स सिलेक्शन का कारण बनता है। तीसरा है प्रिडिक्टिव स्टेबिलिटी, यानी कि भविष्यवाणी की स्थिरता। क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रिडिक्टिव स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर टिका होता है कि फ्यूचर लॉस को सही तरीके से अगर रिस्क क्लासिफिकेशन लॉस प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से ना रखा जाए या एक्चुरियल एनालिसिस पर बेस्ड ना हो तो प्रेडिक्टिव स्टेबिलिटी वीक हो जाती है। और चौथा है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्षता होनी चाहिए। तो रिस्क का क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर होना चाहिए। और अगर हम ऑब्जेक्टिविटी के बेनिफिट्स की बात करें तो मेजरेबिलिटी एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो सके। दूसरा, सब्जेक्टिव डिसीजन रिड्यूस होते हैं जो अंडरराइटर से अंडरराइटर अलग हो सकते हैं। और तीसरा, मार्केट के लिए समझना आसान हो जाता है कि रिस्क का रेटिंग किन क्राइटेरिया पर बेस्ड है। फिफ्थ है फेयरनेस, यानी कि न्याय। फेयर क्लासिफिकेशन का मतलब है कि सिमिलर रिस्क को सिमिलर लॉस प्रोबेबिलिटी के साथ रखना, उन्हें एक ग्रुप में रखना। फॉर एग्जांपल, अगर शॉप जो फायर लॉस के लिए ज़्यादा प्रोन है और रेजिडेंसेस को एक ही रेट पर प्राइस किया जाए तो हाउस ओनर को उनका फेयर शेयर से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अनफेयर क्लासिफिकेशन एडवर्स सिलेक्शन का कारण बन सकती है। और लास्ट है डायनेमिक, यानी कि रिस्क क्लासिफिकेशन सिस्टम को डायनेमिक होना चाहिए और रिस्क एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ इवॉल्व होते हैं। टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, लॉस, ट्रेंड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली रिस्क को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो चेंजेस से लॉसेस बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, जैसे बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
एक्सीडेंट रिलेटेड लॉस को कम कर सकता है। तो ये फैक्टर इंश्योर करते हैं कि रिस्क क्लासिफिकेशन एक्यूरेट, एफिशिएंट और सस्टेनेबल हो। तो चलिए हम पूरे चैप्टर को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज रिस्क रेफर टू इन इंश्योरेंस? ऑप्शन ए है द सर्टेन ऑक्यूरेंस ऑफ अ लॉस, ऑप्शन बी है द अनसर्टेनिटी ऑफ अ फाइनेंशियल लॉस, ऑप्शन सी है द कॉज ऑफ अ लॉस, ऑप्शन डी है अ कंडीशन इंक्रीजिंग द चांस ऑफ अ लॉस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी द अनसर्टेनिटी ऑफ अ फाइनेंशियल लॉस। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेरिल? कि इनमें से पेरिल का कौन एग्जांपल है? तो ऑप्शन ए है पुअर मेंटेनेंस ऑफ अ बिल्डिंग, ऑप्शन बी है नेग्लिजेंस बाय एन इंश्योर्ड पर्सन, ऑप्शन सी है अ फ्लड डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी है इंटेंशनल मिसप्रेजेंटेशन इन अ क्लेम। तो यहाँ पर पेरिल का जो एग्जांपल है वो है अ फ्लड डैमेजिंग प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हैजार्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस? तो हमने पढ़ा था कि हैजार्ड क्या होते हैं। हैजार्ड वो होते हैं जो लॉस की प्रोबेबिलिटी और लॉस का अमाउंट बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास अ टाइप ऑफ कवरेज ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स, ऑप्शन बी है द लाइक्लीहुड ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट ऑक्यूरिंग, ऑप्शन सी है अ कंडीशन इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ सेवेरिटी ऑफ अ पेरिल, ऑप्शन डी है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रीमियम रेट्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अ कंडीशन इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड और सेवेरिटी ऑफ अ पेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोरल हैजार्ड? ऑप्शन ए है अ डैमेज्ड रूफ, ऑप्शन बी है अ ड्राइवर purposely causing an accident to claim insurance, ऑप्शन सी है a faulty electrical system in a house, ऑप्शन डी है a poorly lit staircase। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है a driver purposely causing an accident to claim insurance। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, what is the primary characteristic of a pure risk? ऑप्शन ए है it results in only profits or no loss, ऑप्शन बी है इट इज स्पेकुलेटिव एंड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट्स गेन्स, ऑप्शन सी है इट रिजल्ट्स इन आइदर अ लॉस और नो लॉस, ऑप्शन डी है इट इन्वॉल्व्स बोथ फाइनेंशियल एंड फिजिकल गेन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इट रिजल्ट्स इन आइदर अ लॉस और नो लॉस। हाउ आर रिस्क कॉमनली क्लासिफाइड इन इंश्योरेंस? ऑप्शन ए है नोन एंड अननोन रिस्क, ऑप्शन बी है इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल रिस्क, ऑप्शन सी है प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क, ऑप्शन डी है प्रोबेबल एंड इम्प्रोबेबल रिस्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रिस्क क्लासिफिकेशन इन इंश्योरेंस? ऑप्शन ए है टू एंश्योर ऑल एप्लीकेंट्स आर ट्रीटेड इक्वली, ऑप्शन बी है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ऑप्शन सी है टू एक्सेस द लेवल ऑफ अ रिस्क एंड असाइन एप्रोप्रिएट प्रीमियम रेट्स, ऑप्शन डी है टू एलिमिनेट ऑल रिस्क फॉर पॉलिसी होल्डर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टू एक्सेस द लेवल ऑफ रिस्क एंड असाइन एप्रोप्रिएट प्रीमियम रेट्स। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म रेटिंग इन रिस्क मैनेजमेंट रेफर टू? ऑप्शन ए है असाइनिंग अ स्कोर टू एन इंश्योरेंस कंपनीज रेपुटेशन, ऑप्शन बी है डिटरमाइनिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अ पेरिल ऑक्यूरिंग, ऑप्शन सी है एस्टैब्लिशिंग प्रीमियम रेट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रिस्क, ऑप्शन डी है रैंकिंग पॉलिसी होल्डर्स बाय देयर इनकम लेवल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।